नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही काम की चीज सीखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12वीं कक्षा की गणित का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी अध्याय, सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा। देखो बच्चों, ये वो चैप्टर है जो न सिर्फ आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर दिलाएगा बल्कि जेईई जैसी बड़ी परीक्षाओं में भी आपकी रैंक को ऊपर नीचे कर सकता है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से हर एक कॉन्सेप्ट को इसकी जड़ से समझते हैं। चलो सबसे पहले एक बड़े ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। भाई, ये वेक्टर्स और स्केलर्स यानी सदिश और अदिश आखिर है क्या? इनमें फर्क क्या है? अच्छा सोचो, मैंने किसी से उसकी हाइट पूछी तो जवाब क्या आएगा? सर 1.6 मीटर, है ना? यहाँ सिर्फ एक नंबर बताया गया, एक मान जिसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। बस यही तो स्केलर है। अब जरा दूसरा उदाहरण देखो। एक फुटबॉलर को बॉल पास करनी है, क्या सिर्फ जोर से किक मारना काफी है? नहीं ना, उसे ये भी तो देखना होगा कि किस दिशा में मारना है। मतलब यहाँ ताकत भी चाहिए और दिशा भी। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ आ जाएं, तो उसी को हम कहते हैं वेक्टर। तो देखो, आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वेक्टर्स और स्केलर्स का परिचय, फिर वेक्टर्स के कुछ मूल सिद्धांत। उसके बाद हम सीखेंगे कि वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और आखिर में बात करेंगे एक खास तरह के गुणा की, जिसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, वेक्टर्स और स्केलर्स का परिचय। अब हम वो परिभाषाएं देखेंगे जो हमें परीक्षा में लिखनी होती हैं, बिल्कुल किताबी भाषा में। तो ये अदिश राशि यानी स्केलर क्या बला है? देखो, सीधी सी बात है, ये वो राशि है जिसमें सिर्फ कितना का जवाब मिलता है, किस तरफ का नहीं। मतलब इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा का कोई काम नहीं। जैसे आप दुकान से 2 किलो चीनी लाते हो, आप ये तो नहीं कहते ना कि उत्तर दिशा में 2 किलो चीनी दे दो। समय, दूरी, तापमान, ये सब अदिश राशियां हैं। और अब आते हैं सदिश राशि यानी वेक्टर पर। यहाँ कितना और किस तरफ, ये दोनों सवाल बहुत जरूरी हैं। इसमें परिमाण भी है और दिशा भी। जैसे कि बल या फोर्स, आप दरवाजे पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, पर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, दिशा बदलते ही दरवाजे का खुलना या बंद होना तय होता है ना? इसीलिए विस्थापन, वेग, बल, ये सब सदिश हैं। एक बात गांठ बांध लो, दिशा बदली तो वेक्टर बदल। बहुत बढ़िया। अब जब अदिश और सदिश का फर्क एकदम साफ हो गया है, तो चलिए अब वेक्टर्स की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं और इसकी नींव के कुछ जरूरी पत्थर यानी इसके मूल सिद्धांतों को समझते हैं। देखो, पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है स्थिति सदिश, जिसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको ऐसे समझो कि ये स्पेस में किसी पॉइंट का पता है, उसका एड्रेस है। कल्पना करो एक 3D स्पेस है जिसका एक मूल बिंदु O है। अब कहीं भी एक पॉइंट P ले लो, तो मूल बिंदु O से P तक जो सीधा तीर जाता है ना, बस उसी तीर को हम P का स्थिति सदिश कहते हैं। ये हमें साफ साफ बताता है कि पॉइंट P O से कितना दूर और किस दिशा में। अच्छा, अब इस पते की लंबाई कैसे निकालें? मतलब इस स्थिति सदिश का परिमाण क्या होगा? अरे ये तो बहुत आसान है। आप सबको याद है ना, 11वीं कक्षा में हमने दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। बस वही यहाँ लगाना है। अगर पॉइंट P के निर्देशांक x, y, z हैं, तो वेक्टर OP का परिमाण होगा √x² + y² + z²। बिल्कुल सीधा और सरल। अब जो टॉपिक आ रहा है उस पर सब लोग स्टार लगा लो, ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नाम है दिक् कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइंस। ये बताते क्या है? ये हमें स्पेस में वेक्टर का झुकाव बताते हैं। अगर कोई वेक्टर x एक्सिस से अल्फा, y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से गामा कोण बनाता है, तो बस इन तीनों कोणों का कॉस ले लो। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन्हीं को हम L, M और N यानी दिक् कोसाइन कहते हैं। चलो अब जरा जल्दी से वेक्टर्स के कुछ प्रकार देख लेते हैं। ये शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले है शून्य सदिश। नाम से ही साफ है, ऐसा वेक्टर जिसकी लंबाई 0 हो। दूसरा है मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर। ये बहुत काम की चीज है, इसकी लंबाई हमेशा 1 होती है, हमेशा। फिर आते हैं संरेख सदिश, जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं, भले ही उनकी लंबाई या दिशा अलग अलग हो। और आखिर में समान सदिश, जो हर तरह से एक जैसे हों, लंबाई भी और दिशा भी। बहुत अच्छी। अब जब हम वेक्टर्स को पहचानने लगे हैं, तो अगला कदम है इनके साथ थोड़ा खेलना।
चलो सबसे पहले सीखते हैं कि दो वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है। वेक्टर्स को जोड़ने का जो पहला और सबसे आसान नियम है वो है त्रिभुज का नियम। इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लो आप पॉइंट ए से चलकर बी तक गए और फिर बी से सी तक गए, तो कुल मिलाकर आप कहां से कहां पहुंचे? सीधे ए से सी तक, है ना? बस यही त्रिभुज का नियम है। अगर दो वेक्टर एक त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही क्रम में दिखाएं, तो तीसरी भुजा उल्टे क्रम में उनके जोड़ को दिखाएगी। दूसरा नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम। और घबराना नहीं, ये असल में त्रिभुज नियम का ही एक दूसरा रूप है। सोचो, अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, तो हम उन्हें एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं, मतलब अगल बगल की भुजाएं मान सकते हैं। तो उनका जोड़ क्या होगा? बस उनके कॉमन पॉइंट से निकलने वाला विकर्ण यानी डायगोनल। ध्यान से देखोगे तो इसमें भी एक त्रिभुज छिपा है, इसलिए दोनों नियम एक ही बात कहते हैं। अब हम आ गए हैं वेक्टर अलजेब्रा के सबसे काम के हिस्से पर, एक वेक्टर को उसके घटकों में तोड़ना। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बड़ी मुश्किल को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांट लेना। इससे सारी कैलकुलेशन एकदम बच्चों का खेल बन जाती है। किसी भी वेक्टर को तोड़ने के लिए हमें चाहिए तीन खास औजार। ये हैं हमारे तीन हीरो, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये तीनों मात्रक सदिश हैं। आई हमें एक्स अक्ष की दिशा बताता है, जे हमें वाई अक्ष की दिशा बताता है और के हमें जी अक्ष की दिशा बताता है। समझ लो ये वेक्टर्स की दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं से सब कुछ बनता है। अब देखो, इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी वेक्टर r को ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वेक्टर r तक पहुंचने के लिए हमें x दिशा में x यूनिट, y दिशा में y यूनिट और z दिशा में z यूनिट चलना है। यहाँ ये x, y और z ही इसके अदिश घटक यानी स्केलर कंपोनेंट्स हैं। इस तरह लिखने से जोड़ना घटाना चुटकियों का काम हो जाता है। और ये देखो, घटक रूप में परिमाण निकालना कितना आसान है। सूत्र बिल्कुल वही है जो हमने थोड़ी देर पहले स्थिति सदिश के लिए पढ़ा था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कुछ नया नहीं है, बस तीनों घटकों के स्क्वायर को जोड़ो और उसका रूट ले लो। अच्छा, जोड़ना तो हमने सीख लिया, अब बारी है गुणा करने की। एक मजेदार बात बताता हूँ, वेक्टर्स में गुणा करने के एक नहीं दो तरीके होते हैं और दोनों बिल्कुल अलग है। आज हम पहले तरीके की बात करेंगे, अदिश गुणनफल, जिसे हम प्यार से डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो सदिशों a और b का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है पहले का परिमाण गुणा दूसरे का परिमाण गुणा उनके बीच के कोण का कोसाइन, यानी मॉड a मॉड b कॉस थीटा। और सबसे जरूरी बात जो इसके नाम में ही छिपी है, अदिश गुणनफल। इसका जो जवाब आता है वो एक वेक्टर नहीं होता, बल्कि एक अदिश राशि होती है, मतलब सिर्फ एक नंबर। इस स्लाइड पर लिखे हर एक पॉइंट को दिमाग में छाप लो, ये परीक्षा में सीधे सीधे काम आएंगे। पहली बात, डॉट प्रोडक्ट का जवाब हमेशा एक नंबर होगा। दूसरी और सबसे जरूरी बात, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट शून्य आ जाए तो समझ जाना कि वो एक दूसरे पर लंबवत यानी परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा और cos 90 तो शून्य होता है। और आखिर में खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जैसे i डॉट i इक्वल्स टू 1, लेकिन दूसरों से जैसे i डॉट j शून्य होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के लंबवत हैं। देखो, जब सवाल हल करोगे ना तो 99% टाइम यही सूत्र काम आएगा। अगर वेक्टर्स अपने घटक रूप में दिए हैं तो डॉट प्रोडक्ट निकालना मक्खन जैसा आसान है। बस i वालों को आपस में गुणा करो, j वालों को आपस में गुणा करो और k वालों को आपस में गुणा करो और फिर तीनों को जोड़ दो। बस a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 हो गया। डॉट प्रोडक्ट का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल है प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन निकालना। प्रक्षेप का सीधा सा मतलब है एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पर पड़ने वाली परछाई की लंबाई। तो अगर हमें सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप निकालना है तो सूत्र है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो यानी a डॉट b और उसे उस वेक्टर के परिमाण से भाग दे दो जिस पर परछाई पड़ रही है। यहाँ b पर पड़ रही है तो मॉड b से भाग देंगे। चलिए, क्लास खत्म करने से पहले आज जो भी जरूरी सूत्र हमने पढ़े हैं उन पर एक तेज नजर डाल लेते हैं। परिमाण, मात्रक सदिश, डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स के बीच का कोण और प्रक्षेप। मैं तो कहूंगा सब लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आने वाला है।
तो आज हमने ये सीखा कि दो वेक्टर्स को गुणा करने पर एक स्केलर यानी एक नंबर मिल सकता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि हम दो वेक्टर्स को गुणा करें और जवाब में एक स्केलर नहीं बल्कि एक नया वेक्टर ही मिले? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। इसका जवाब हम ढूंढेंगे अपनी अगली क्लास में, जब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स का दूसरा गुणनफल, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।